प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर पाते क्योंकि हम उनके बारे में एक ही तरह से सोचते रहते हैं। सो आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपने प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं ताकि हम उनका मुस्तकिल हल ढूंढ सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर माइंडसेट कोच हिना। अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, कामयाबी के उसूल सीखना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज़ वीडियो। Welcome back. Famous motivational speaker Charles Thomson once said, "Never solve a problem from its original perspective." यानी अगर आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आप उसको दूसरी नज़र से देखें। अगर हम एक ही नुक्ता नज़र से अपने प्रॉब्लम को देखते रहे तो हमें हर बार एक ही जैसा नतीजा देखने को मिलेगा। जब इंसान किसी प्रॉब्लम का शिकार होता है, उसको कोई मसला दरपेश होता है तो उमूमन वो अपने मनफी ख्यालात में इतना खो जाता है कि उसका दिमाग बार बार उसे एक ही हल तजवीज़ करता है। वो उन लिमिटिंग माइंड फ्रेम्स में लॉक हो जाता है जहाँ उसके पास चॉइसेस अवेलेबल नहीं होती और यही वजह है कि वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। कुछ लोग तो अपने प्रॉब्लम के साथ सारी ज़िंदगी जीते रहते हैं, उस पर फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि क्या उनके पास अपने मसले का कोई और हल मौजूद है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो अपनी बेबसी और मजबूरी का इजहार करते हैं। दोस्तों, हम हालात और वाक़यात के हाथों ये बेबसी और मजबूरी इसलिए एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम को एक ही तरह से अपने दिमाग में फ्रेम करते हैं। यहाँ काम आती है NLP की एक बहुत ही यूज़फुल स्ट्रैटेजी जिसे हम रीफ्रेमिंग कहते हैं। रीफ्रेमिंग हमें ये सिखाती है कि कैसे हम एक प्रॉब्लम को मुख्तलिफ तरीके से अपने दिमाग में इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको मुख्तलिफ मीनिंग दे सकते हैं ताकि हम अपनी फिक्स्ड और रिजिड थिंकिंग में थोड़ी लचक पैदा कर सकें। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप किसी पिक्चर फ्रेम में से पिक्चर को तब्दील कर दें। दर हकीकत प्रॉब्लम अपनी जगह वही मौजूद हो, सिचुएशन वही हो, लेकिन अब आपका उसको देखने का नज़रिया बदल चुका हो। मीन्स यू आर नॉट फिक्सिंग द प्रॉब्लम बट यू आर फिक्सिंग योर ओन थिंकिंग और प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाए। इससे ज़ाहिर होता है कि कोई भी हादसा या वाक़े का अपना कोई मीनिंग, अपना कोई मतलब नहीं होता। ये हम हैं जो मुख्तलिफ हालात और वाक़यात को, मुख्तलिफ हादसात को कोई मीनिंग, कोई मतलब देते हैं। चलिए इसको एक मिसाल से समझते हैं। सोचिए आपके पास कोई बहुत पुरानी घड़ी या कोई रिंग या कोई भी एक्सेसरी मौजूद है जो कि अब आप इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अचानक से आपका कोई दोस्त आपसे कहता है कि तुम्हारी ये घड़ी बहुत नायाब एंटीक है। तो अब इंस्टेंटली आपका उसको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। अब आपका ध्यान एक ओल्ड फैशन एक्सेसरी से हटकर एक एंटीक पर है जो कि बहुत नायाब है। दोस्तों, अब तक हमने ये सीखा कि रीफ्रेमिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद देती है, लेकिन इसके पीछे NLP का एक बहुत अहम उसूल कार फरमा होता है जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव इंटेंशन कहते हैं। हम NLP में कहते हैं कि बिहाइंड एवरी बिहेवियर देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन, यानी किसी भी रवैये के पीछे इंसान की अच्छी नीयत होती है। सुनकर हैरत होती है ना? लेकिन सिर्फ आपको ही सुनकर हैरानी नहीं हुई, वो लोग जो NLP की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनके दरमियान भी इस पर बहुत बहस होती है। भला सोचिए कि स्मोकिंग के पीछे क्या पॉजिटिव इंटेंशन हो सकती है। वो लोग जो किसी का हक मारते हैं वो कैसे एक अच्छी नीयत के मालिक हो सकते हैं। वो लोग जो किसी को कत्ल करते हैं वो कैसे अच्छी नीयत रख सकते हैं। चले स्मोकिंग को ही ले लीजिए। अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि जहाँ स्मोकिंग इंसान को बहुत नुकसान पहुँचाती है वहाँ उसका ये बिहेवियर और बहुत तरह से उसको हेल्प भी करता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग स्मोकिंग इसलिए करते हैं ताकि वो सुबह फ्रेश फील करें सो दैट वो अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। कुछ लोग स्ट्रेस को कम करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए भी स्मोकिंग करते हैं। दिस शोज दैट फॉर अ स्मोकर दिस हैबिट ऑफ स्मोकिंग सर्व्स इम्पॉर्टेंट पर्पसेस। अगर हम इन पॉजिटिव इंटेंशंस, इन अहम मकासद को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर हम इस बिहेवियर को परमानेंटली तब्दील नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमारा अपनी बात को इस तरह रीफ्रेम करना कि किसी भी बिहेवियर के पीछे एक अच्छी नीयत होती है, हमें इस काबिल बनाता है कि हम उन अच्छे मकासद को एक्सप्लोर कर सकें, उनको जान सकें जो किसी भी इंसान को इंतहाई गलत कदम लेने पर भी मजबूर कर देते हैं। फिर अगर हम ये सोचें कि इन अच्छे मकासद को हम और कौन से दूसरे तरीक़ों से पूरा कर सकते हैं तो प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी।
इसी तरह किसी के एग्रेशन, किसी गुस्से के पीछे ये पॉजिटिव इंटेंशन हो सकती है कि वो अपनी या अपने घर वालों की सेफ्टी और प्रोटेक्शन चाहता हो। अगर एक इंसान अपनी एग्रेसिव नेचर बदल दे तो फिर हो सकता है कि उसके पास अपनी सेफ्टी के लिए कोई और तरीका मौजूद ना हो। इसीलिए ज़रूरी है कि पहले उसके पास मुतबादिल मौजूद हों ताकि वो अपने अच्छे मकासद बेहतर तरीके से हासिल कर सके। अच्छी नीयत होने का मतलब ये नहीं कि इंसान अच्छा काम भी करे। बहुत सारी कौमों ने दूसरी कौमों को सफ़ाए हस्ती से सिर्फ इसलिए मिटा दिया क्योंकि उनकी नीयत उनके अपने लिए अच्छी थी। अपने मकासद को हासिल करने के लिए उनके पास चॉइसेस बहुत कम थी। कहते हैं कि एक काम को करने के बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कुछ हमें सामने नज़र आते हैं, लेकिन कुछ का ताल्लुक हमारी गहरी नज़र से होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक अच्छा भला इंसान अपने काम को करने के लिए कोई गलत कदम उठाता है क्योंकि उसके पास चॉइसेस नहीं होती। दोस्तों, रीफ्रेमिंग का मतलब ये नहीं कि हम खुद को झूठी तसल्लियाँ दें कि सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ पॉजिटिव है, बल्कि रीफ्रेमिंग हमें चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट करना सिखाती है ताकि हमारे पास अपने मसाइल को हल करने के लिए बहुत सारे तरीके मौजूद हों और फिर हम ये डिसाइड करें कि इनमें से बेहतरीन तरीका कौन सा है। चलिए जानते हैं कि वो कौन सी दो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ रीफ्रेमिंग हैं जो हमारी सोच को वसी करती हैं ताकि हम अपने मसले का मुस्तकिल हल सोच सकें। नंबर 1, कंटेंट रीफ्रेम। दोस्तों, जब हम किसी भी वाक़ये से जुड़ी मखसूस डिटेल्स पर फोकस करते हैं और बाकी अनवांटेड डिटेल्स को अपने दिमाग में डिलीट कर देते हैं तो फिर हम कंटेंट रीफ्रेम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने दोस्त के साथ कोई मूवी देख रहे हैं और इस दौरान आपका दोस्त बार बार आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन उसके इस बिहेवियर की वजह से आप एजिटेटेड फील कर रहे हैं, तो शायद आप इस पूरी सिचुएशन को कुछ इस तरह से रीफ्रेम करेंगे कि मेरा दोस्त मुझे इंटरप्ट कर रहा है। अब आपकी ये राय अपने दोस्त के लिए ठीक भी हो सकती है और गलत भी, लेकिन चूंकि ये फैक्ट नहीं है बल्कि आपका एक ओपिनियन है जो कि आपके अपने दोस्त के साथ रिश्ते पर असरअंदाज हो सकता है, तो बेहतर ये है कि आप इस पूरी सिचुएशन को पॉजिटिवली रीफ्रेम करें। अपने इन लिमिटिंग थॉट्स को चैलेंज करने के लिए खुद से पूछिए कि व्हाट एल्स कुड इट मीन? मेरे दोस्त के इस बिहेवियर का और क्या मतलब हो सकता है? उसके इस बिहेवियर के पीछे क्या पॉजिटिव इंटेंशंस हो सकती हैं? आप देखेंगे कि आपका दिमाग आपको जवाब देने लगेगा, जैसे कि मेरे दोस्त के इस बिहेवियर के पीछे ये पॉजिटिव इंटेंशन हो सकती है कि शायद वो मुझसे बातें करना पसंद करता हो, शायद वो मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहता हो, शायद वो मुझसे इंटरेक्ट करना चाहता हो। सो बेहतर ये है कि दोस्त के साथ मूवी देखने की बजाय कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जहाँ बातें भी हों और इन्जॉयमेंट भी। सो साबित ये हुआ कि आपका दोस्त आपको पर्पसली तंग नहीं करना चाहता, बल्कि वो आपके साथ बातें करना चाहता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को लेट गो करते हैं और किन पर फोकस करते हैं। कंटेंट रीफ्रेमिंग हमें दूसरों के ख्यालात को रीडायरेक्ट करने के भी काम आती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका बच्चा आपको ये कहता है कि वो अपने स्कूल में अच्छी स्पीच नहीं दे सकता और आप उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, उसकी बेबसी को महसूस करते हुए उसे ये कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम वाकई ये काम करना चाहते हो, लेकिन फिर वक्त तुम ये काम नहीं कर पा रहे। आप ये महसूस करेंगे कि उसकी तवज्जो मैं ये काम नहीं कर सकता से मैं ये काम करना चाहता हूँ पर शिफ्ट हो जाएगी। आपकी मामूली सी कंटेंट शिफ्ट जो आपने उसके दिमाग में क्रिएट की, उसको सोचने पर मजबूर कर देगी। जब उसका दिमाग इंगेज होगा तो उसकी ब्लड केमिस्ट्री बदलेगी, जिसके नतीजे में उसका मूड बदलेगा। वो इन लिमिटिंग थिंकिंग पैटर्न से बाहर निकल आएगा और ये कंटेंट शिफ्ट उसको उसके थॉट्स को अनलॉक करेगी ताकि वो अपने मसले के हल के बारे में सोच सके। इन शॉर्ट, आपकी ये पॉजिटिव रीफ्रेमिंग आपके बच्चे को मौका देगी कि वो अपने प्रॉब्लम को दूसरे नज़रिए से देख सके। इसी तरह हम सिचुएशंस को भी पॉजिटिवली रीफ्रेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको ऑफिस से निकलते हुए देर हो गई हो और रास्ते में आप ट्रैफिक में फंस गए हों, तो फिर नेचुरली आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। लेकिन अगर आपको कंटेंट रीफ्रेमिंग आती है तो फिर अपने ख्यालात में कैरिड अवे होने की बजाय आप एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचेंगे कि मुझे इस वक्त फ्रस्ट्रेट होना है या फिर इस एक्सपीरियंस को ऑल्टर करना है। फिर आप देखेंगे कि आपका दिमाग आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ प्रोवाइड करने लगेगा कि क्यों ना कोई अच्छी सी ऑडियो बुक सुन ली जाए, किसी का लेक्चर सुन लिया जाए, कोई बयान सुन लिया जाए। आई नो आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमने अक्सर पीक ट्रैफिक आवर्स में लोगों को फ्रस्ट्रेट होते हुए देखा है। नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेम।
In NLP we say all behaviors are useful in some context. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بیہیویئر کسی ایک وقت میں کسی ایک جگہ مناسب نہیں ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیم بیہیویئر باقی جگہوں باقی اوقات میں بھی مناسب نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر ایک بچہ جو کلاس روم میں زیادہ بولتا ہے عموماً وہ بچہ لائق تصور کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ بچہ دوران لیکچر بار بار اپنے آئیڈیاز شیئر کرنا چاہے تو پھر اس کا یہ بیہیویئر اس وقت اس ماحول کے لیے مناسب نہیں ہوگا. اسی طرح ہم مقدس مقامات پر اونچی آواز میں نہیں بولتے، نہ ہی نعرے بازی کرتے ہیں، لیکن یہ سیم بیہیویئر سپورٹس میں اور جلسے جلوسوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. 5 اسٹار ریسٹورانٹس میں ہاتھ سے کھانا کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن میکڈونلڈز میں سبھی ہاتھ سے برگر کھاتے ہیں. ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ موقع اور محل دیکھ کر بات کرنی چاہیے، لیکن اکثر کچھ لوگ غلط وقت پر ٹھیک بات کرتے ہیں اور پھر اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں. چلیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. اکثر وہ والدین جو اپنے بچوں کے ضدی ہونے کی شکایت کرتے ہیں وہ ہر وقت اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے بچے فوراً انہیں اوبے کریں، فوراً ان کی بات مانیں. خصوصاً جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو کچھ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ کھیل اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا والدین کا کہا ماننا، اور اگر بچے انکار کریں تو وہ اس سچویشن کو کچھ اس طرح ریفریم کرتے ہیں کہ میرا بچہ ضدی ہے، وہ میری بات نہیں مانتا. ہو سکتا ہے آپ کے بچے کے انکار کے پیچھے اس کی ضد نہیں بلکہ اس کی سینس آف پرسنل باؤنڈریز ہوں. ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتا ہو کہ بڑوں کی طرح بچوں کو بھی انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے فیصلے خود لینا چاہتا ہو. ہو سکتا ہے وہ یہ چاہتا ہو کہ آپ اپنے فیصلے اس پر امپوز کرنے کی بجائے خود اس کو اس کے فیصلے لینے میں مدد دیں. آپ کے بچے کا یہ بیہیویئر ایز ایڈلٹ آگے چل کر اس کو بہت سرو کرے گا. جب آپ اس نظریے سے اپنے بچے کو دیکھیں گے تو پھر آپ اپنے خیالات کو بہتر طور پر مینیج کر سکتے ہیں. تو دوستو، آپ جب بھی کسی پرابلم، سچویشن یا بیہیویئر کو پازیٹیولی ری فریم کرنا چاہیں تو پھر خود سے پوچھئے کہ اس پرابلمیٹک بیہیویئر کے پیچھے کیا پازیٹیو انٹینشنز ہو سکتی ہیں. اگر میری جگہ کوئی لائر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی چھوٹا بچہ یا پھر ہیری پوٹر ہوتا تو وہ اس پرابلم کو کیسے سالو کرتا؟ اگر میری جگہ میرا رول ماڈل ہوتا تو وہ اس پرابلم کو کس نظریے سے دیکھتا؟ اگر میری جگہ کوئی کارٹون کیریکٹر ہوتا تو وہ اس پرابلم کو کیسے سالو کرتا؟ اگر میری جگہ کوئی بھی اور انسان ہوتا تو میں اسے اس بارے میں کیا مشورہ دیتا؟ دوستو، یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے پرابلمس کے کریٹیو سلوشن پرووائڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں. دوستو، ری فریمنگ بہت آسان ہو جاتی ہے جب ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. شروع میں ہمیں تھوڑی ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، لیکن پھر یہ ہماری عادت بن جاتی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میں ملوں گی آپ سے نئے ویڈیو میں. انٹل دین، اللہ حافظ.